Let's talk about structuralism. Structuralists interested थे in the interrelations of various parts of the brain कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट कैसे इंटर रिलेटेड हैं, ये इस बात पे स्ट्रक्चरलिस्ट इंटरेस्टेड थे. हाउ दे ऑपरेट टुगेदर इन सेंसेशंस, कैसे ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट सेंसेशन में इन्वॉल्व हैं, परसेप्शन में इन्वॉल्व है, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस में इन्वॉल्व है. सो दे वर इंटरेस्टेड इन द इंटर रिलेशंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, हाउ दे ऑपरेट टुगेदर इन सेंसेशन, परसेप्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस. For them, the subject matter of psychology was to understand structure of mind. Understand करना उनके लिए सबसे ज़रूरी था, वो भी एक molecular approach के द्वारा, by analyzing the components of the mind. So they focused on the structure of mind rather than the function, right? Components, molecular approach इनकी थी. This school of psychology separated it from philosophy. जहाँ से साइकोलॉजी शुरू हुई है, फिलोसफी से अलग किया, क्लियरली साइकोलॉजी के स्कोप को डिफाइन किया है स्कूल ऑफ थॉट ने. It utilizes scientific and statistical methods of research. तो इसमें statistics, scientific methods of research का यूज़ किया जाता है, जिसके द्वारा ये यंग साइंस को नर्चर किया गया और ग्रो किया गया इसको इंडिपेंडेंटली. स्ट्रक्चरलिज्म एज अ सिस्टम. सो फॉर वुंट साइकोलॉजी स्टडी है इमीडिएट एक्सपीरियंसेस के लिए की, और टिचनर के अकॉर्डिंग द एनालिटिकल स्टडी ऑफ जनरलाइज्ड एडल्ट नॉर्मल माइंड through introspection is what psychology is for him, right? Analytical study है ये normal human mind की, generalized adult normal human mind की, वो भी introspection के द्वारा उन्होंने children animal abnormals की study को पूरा इससे बाहर निकाल दिया स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी से ही, ठीक है. ना चिल्ड्रन को इंक्लूड किया, ना एनिमल्स को, ना मेंटली इनको. तो फॉर देम साइकोलॉजी जर्नल लॉज पे बेस्ड थी एंड दे इग्नोर्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस. जनरल लोगों के लिए जो पूरे लॉज बने, मतलब ऐसे लॉज जो सब पे अप्लाई हों, वो निकालना चाहते थे. व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. पहला है, इट इज़ पॉसिबल टू एनालाइज द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस के एलिमेंट्स को जानना पॉसिबल है. सेंसेशंस ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कॉन्शियसनेस के. द मेथड ऑफ स्टडी दैट दे यूज्ड इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन. उनके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और कंट्रोल काफ़ी हद तक रिक्वायर्ड है फॉर द इफेक्टिव यूज़ ऑफ इंट्रोस्पेक्शन सो एज टू गेन डेटा. स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं. वुंट पायनियर है स्ट्रक्चरलिज्म के, जिन्होंने हेल्महोल्ट्ज़, वेबर, फेचनर के सभी आइडियाज़ को एक यूनिफाइड प्रोग्राम ऑफ रिसर्च में तब्दील किया. 62 में उन्होंने थॉटोमीटर में ये एक्सपेरिमेंट्स किए कि कहा कि सिलेक्टिव अटेंशन होती है ह्यूमन्स की, दे कैन अटेंड ओनली टू वन थिंग एट अ टाइम एंड 1/10 ऑफ द सेकेंड लगता है हमारी अटेंशन को चेंज होने में. So he kind of laid the foundation of experimental psychology which was now thought of feasible. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की शुरुआत की 62 में ही. कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ सेंस परसेप्शन नाम की किताब निकाली. 1863 में उन्होंने लेक्चर्स दिए ह्यूमन और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में. फिर 1875 में लीप्जिग जर्मनी में जाके उन्होंने अपने लेक्चर्स डिलीवर किए. तो 1875 में उन्होंने लीप्जिग में पढ़ाना शुरू किया और 1879 में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की पहली लेबॉर्ट्री को खोला. In the year 1881, he published first journal of psychology जिसका नाम था Philosophical Studies, बाद में Psychological Studies हो गया था. He was a trained physiologist जिन्होंने हेल्महोल्ट्ज़ के अंदर काम किया था, मूरर के साथ काम किया. He is regarded as the founder of structuralism as well as the father of psychology. ने मटेरियलिज्म के आइडिया को अपोज किया. द व्यू पॉइंट दैट एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, एटम्स, मॉलिक्यूल्स का बना है. ब्रिटिश एम्पेरिसिज्म को अपोज किया, जो कहता है कि सब इंडिविजुअल एक पैसिव रेसिपिएंट ही है सेंसेशंस का. उनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर साइकोलॉजी का इमीडिएट एक्सपीरियंस है एंड वो इंट्रोस्पेक्शन से स्टडी कर सकते हैं. इंट्रोस्पेक्शन इन्वॉल्व करती है एक बहुत ही कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस और बहुत ही एम्पेरिकल कंडीशंस में. 1890 में वुंट ने फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को शुरू किया जिसका नाम था वॉलंटरिज्म. सो गोल्स ऑफ साइकोलॉजी सो उन्होंने गोल्स ऑफ साइकोलॉजी दिए. सबसे पहले उन्होंने कहा कि सिंपल और कम्प्लेक्स दोनों कॉन्शियसनेस को स्टडी करना साइकोलॉजी का गोल है. सिंपल कॉन्शियसनेस को इंट्रोस्पेक्शन से, वाइल कम्प्लेक्स कॉन्शियसनेस को नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन से स्टडी किया जाएगा. साइकोलॉजी का गोल इज़ टू अंडरस्टैंड द कॉन्शियस एक्सपीरियंस एज इट इज़ एक्सपीरियंस्ड. बेसिक एलिमेंट्स जानना बेसिक गोल है ना, कॉन्शियस एक्सपीरियंस को जानना, एलिमेंट्स को जानना, मेंटल लॉस को जानना जो गवर्न कर रहे हैं डायनेमिक्स ऑफ दिस कॉन्शियसनेस, गवर्न द डायनेमिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है. उन लॉस को जानना जो मेंटल एलिमेंट्स को कंबाइन करके कम्प्लेक्स मेंटल एक्सपीरियंसेस बनाते हैं. सिंपल और कम्प्लेक्स कॉन्शियसनेस की बात की ना उन्होंने कहा कि इमीडिएट एक्सपीरियंस, इंट्रोस्पेक्शन और हायर मेंटल प्रोसेसेस को आप नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन या हिस्टोरिकल एनालिसिस से स्टडी कर सकते हो.
इंट्रोस्पेक्शन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्योर इंट्रोस्पेक्शन जो फिलोसोफर्स यूज़ करते हैं और एक्सपेरिमेंटल जो लैब इंस्ट्रूमेंट्स के का यूज़ करती है, कंडीशंस को वेरी किया जाता है जिसमें, और इंटरनल परसेप्शंस को और प्रिसाइज किया जाता है। स्ट्रक्चरलिस्ट का साइकोलॉजी में फोकस है ऑन द व्हाट, हाउ एंड व्हाई ऑफ साइकोलॉजी। सो व्हाट इंक्लूड करता है, क्या एलिमेंट्स ऑफ थॉट्स हैं, लाइक व्हाट स्टडीज द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, कैसे बनी है कॉन्शियसनेस, बनी है एलिमेंट्स ऑफ थॉट से। ठीक है, तो मेंटल एक्सपीरियंसेस में आपकी सेंसेशंस एंड फीलिंग्स आ जाती हैं। व्हाट आर सेंसेशंस? तो सेंसेशन, एक सेंसेशन ऑकर्स व्हेन अ सेंस ऑर्गन इज स्टिमुलेटेड। सेंसेशन कब होती है? सेंस ऑर्गन जब स्टिमुलेट हो जाता है एंड द रिजल्टिंग इम्पल्स रीचेज द ब्रेन। रिजल्टिंग इम्पल्स आपके ब्रेन तक पहुंचती है। दे कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ मोडालिटी। अब आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं मोडालिटी की टर्म्स में। ठीक है, सेंसेशन को मोडालिटी के टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकते हो, विजुअल, ऑडिटरी, टेस्ट, स्मेल, टच, इन 5 बेसिस पे, या इंटेंसिटी के बेसिस पे कि लाउड है, मीडियम है या लो है। तो ये 2 बेसिस हैं सेंसेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए। मोडालिटी में भी अंदर सेंसेशंस फर्दर डिवाइडेड होते हैं क्वालिटी में, राइट। फॉर एग्जाम्पल विजुअल सेंसेशन की ह्यू और सैचुरेशन, एंड ऑडिटरी सेंसेशन की पिच और टिम्बर। सारी ही सेंसेशंस को अगर आप देखें तो सेंसेशंस के साथ और भी चीज़ें कंपनी करती हैं, दैट इज़ फीलिंग्स। ट्राई डिमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग, वुंट की फीलिंग्स 3 टर्म्स में उन्होंने डिस्क्राइब की, 3 एट्रीब्यूट्स बताए उनके, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, एक्साइटेड, काम, स्ट्रेन एंड रिलैक्स्ड। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द हाउ ऑफ साइकोलॉजी, द कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि है परसेप्शन और परसेप्शन एंड क्रिएटिव सिंथेसिस। एवरीडे लाइफ में एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करते हैं हम हमेशा साइमल्टेनियसली। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस किए जाते हैं और फिर परसेप्शन होती है। सो वुंट ने कहा कि परसेप्शन एक पैसिव प्रोसेस है एंड इट इज़ गवर्न्ड बाय 3 थिंग्स। वुंट के अकॉर्डिंग परसेप्शन पैसिव प्रोसेस है, इसमें इट इज़ गवर्न्ड बाय फिजिकल स्टिमुलेशंस जो भी प्रेजेंट है, एनाटॉमिकल मेकअप जो एक इंडिविजुअल का है, और फिर इंडिविजुअल का जो पास्ट एक्सपीरियंस है। ठीक है, 3 चीज़ें, फिजिकल स्टिमुलेशन, एनाटॉमिकल मेकअप एंड पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल। ये तीनों कंडीशंस इंटरैक्ट करके इंडिविजुअल का परसेप्चुअल फील्ड बनाती हैं एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। सो द पार्ट ऑफ परसेप्चुअल फील्ड जिसे इंडिविजुअल एक गिवन टाइम में अटेंड करता है उसको अपरसेप्शन बोलते हैं, यानी परसेप्शन पे अटेंशन लगा रहे हो तो अपरसेप्शन बनती है। परसेप्शन एक पैसिव प्रोसेस है, ऑटोमेटिक है, वेयर एज अपरसेप्शन इज समथिंग दैट इज़ वेरी एक्टिव, दैट इज़ वॉलंटरी और इंडिविजुअल के कंट्रोल में होती है अपरसेप्शन, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस, हाउ कंसिस्टिव कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। एवरीडे लाइफ में हम हमेशा परसेप्शन को, सेंसेशंस को इकट्ठे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, राइट। परसेप्शन साइमल्टेनियसली अकर करती है कॉन्शियसनेस में। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हमेशा साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस होते हैं और फिर परसेप्शन बनती है। परसेप्शन पैसिव प्रोसेस होता है, इट इज़ गवर्न बाय फिजिकल स्टिमुलेशन जो प्रेजेंट है, उसका एनाटॉमिकल मेकअप कैसा है इंडिविजुअल का, और उसके पास्ट एक्सपीरियंस कैसे हैं। तीनों कंडीशंस इंटरैक्ट करके उसका परसेप्चुअल फील्ड बनाती हैं। Part of perceptual field that is rendered at a given point of time is a perception. Perception passive process है, automatic है, whereas a perception बहुत ही active है, voluntary है, एक व्यक्ति के कंट्रोल के अंदर होती है। फिर आते हैं क्रिएटिव सिंथेसिस। जब भी एलिमेंट्स अटेंड किए जाते हैं एंड व्हेन दे आर अरेंज्ड और रीअरेंज्ड, राइट, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स विल, फिर उस टाइम दस अरेंजमेंट्स दैट नेवर एक्चुअली हैपेंड will be experienced. They can result. This phenomenon is called creative synthesis. कुछ भी एलिमेंट्स को आप अटेंड करते हैं, उनको अरेंज रीअरेंज करते हैं इंडिविजुअल के विल के अकॉर्डिंग, तो अरेंजमेंट्स जो कभी भी हैपन नहीं किए होते, एक्सपीरियंस नहीं किए होते, वो रिजल्ट कर सकते हैं, जैसे म्यूजिकल क्वालिटी, फ्लेवर ऑफ सम वाइन, फेमिलियरिटी ऑफ फेसेस, ऑल दिस आर क्रिएटिव सिंथेसिस प्रोसेसेस। अकॉर्डिंग टू हिम माइंड एक बहुत ही एक्टिव होता है, क्रिएटिव होता है, डायनेमिक और वॉल्यूशनल होता है। फिर उन्होंने दिया साइकोफिजिकल पैरेललिज्म। वुंट के अकॉर्डिंग फिजिकल साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ पोलर अपोजिट्स हैं। फिजिकल इवेंट्स को तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो एंटीसीडेंट कंडीशंस के बेसिस पे, बट साइकोलॉजिकल इवेंट्स को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। दे आर विलफुली क्रिएट किए जाते हैं साइकोलॉजिकल इवेंट्स। तो फैक्टर्स दैट मेक प्रिडिक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स पॉसिबल आर प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोजेनाइटी ऑफ एंड्स, जो कहता है कि गोल डायरेक्टिव एक्टिविटी सेल्डम रीचेस इट्स गोल एंड नथिंग एल्स।
समथिंग अनएक्सपेक्टेड always happens in turn that changes one's entire motivational pattern. कुछ अनएक्सपेक्टेड ज़रूर होता है जो एंटायर मोटिवेशनल पैटर्न को ही बीच में चेंज कर देता है, राइट. गोल रिलेटेड एक्टिविटी हमेशा अपने एंड तक पहुंचने की कोशिश करती है, नथिंग एल्स, बट समथिंग अनएक्सपेक्टेड ऑलवेज हैपन्स इन बिटवीन, राइट. देन प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रास्ट, ऑपोजिट एक्सपीरियंस इंटेंसिफाई करता है दूसरे एक्सपीरियंस को. जैसे मीठा खा के बहुत खट्टा खा के बहुत मीठा भी और मीठा लगता है, ठीक है. तो ऑपोजिट एक्सपीरियंस क्या करता है, इंटेंसिफाई करता है दूसरे को. कंट्रास्ट ये कहता है प्रिंसिपल टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ ऑपोजिट्स, ये कहता है कि आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस ऑफ वन टाइप इंक्रीज टेंडेंसी बढ़ जाती है टू सीक द ऑपोजिट एक्सपीरियंस. इसके अलावा उन्होंने कहा वोल्यूशनल एक्ट्स क्रिएटिव होते हैं लेकिन फ्री नहीं होते. तो फ्री विल पे उनका विश्वास नहीं था, डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू था कहीं ना कहीं. उन्होंने विल की बात की है बट फ्री विल की बात नहीं की है. उन्होंने कहा विल इज़ नॉट फ्री, बिहाइंड ऑल द वोल्यूशनल एक्ट्स देयर आर मेंटल लॉज दैट एक्ट ऑन द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस. दीज लॉज कैन बी डिड्यूस्ड, अगर हम उसे हिस्टोरियन की तरह स्टडी करें. उन्होंने एक टर्म दी थी दैट्स कॉल्ड वोल्कर साइकोलॉजी विच वी विल स्टडी. सो ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू वुंट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ विल, जो रिफ्लेक्ट होता है in attention and volition. So Wundt के according the aspect of human beings that allow them to direct their attention anywhere that they wish. वो अपनी attention को वहाँ direct करते हैं जहाँ उनकी खुद की wish होती है, that's called will. Because of his emphasis on will, Wundt's version of psychology was called voluntarism. सबसे ज़्यादा important उन्होंने will को माना. will यानी कि अपनी attention को allocate करना, direct करना, right? Aspects of human that allows them to direct their attention anywhere they wish. Because of his emphasis on will, Wundt का version of psychology को voluntarism कहते हैं. Wundt's school of psychology, because of his belief that through the process of perception, Wundt की जो school of psychology है उसका नाम है voluntarism. Because of his belief that through the process of perception के process के द्वारा individuals direct करते हैं अपने attention towards when whatever they wish. जहाँ उनको attention देना चाहते हैं वो वहाँ अपनी attention को लगाते हैं, direct करते हैं. These mental laws are unconscious and complex and not knowable via introspection. जो mental laws होते हैं ये unconscious होते हैं. जो भी mental laws की हम बात कर रहे थे पीछे वो सारे unconscious होते हैं, complex होते हैं और introspection के द्वारा इनको नहीं जाना जा सकता. इनके लिए वोल्कर साइकोलॉजी नाम की उन्होंने एक 10 वॉल्यूम वर्क निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि हायर मेंटल प्रोसेसेस हिस्टोरिकल एनालिसिस और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही स्टडी किए जा सकते हैं. अपने लाइफ के लास्ट 20 ईयर में उन्होंने वोल्कर साइकोलॉजी पढ़ी जिसमें हायर मेंटल प्रोसेसेस के बारे में उन्होंने बात की जो ह्यूमन कल्चर में रिफ्लेक्ट होते हैं. दे ऑल कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ कल्चरल प्रोडक्ट्स के थ्रू ही हम इनको स्टडी कर सकते हैं हायर मेंटल प्रोसेसेस को. वो भी कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं क्या, रिलीजन है, लैंग्वेज है, हिस्ट्री, मिथ, सोशल कस्टम्स, लॉ, आर्ट एंड मॉरल्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म वुंट का. फिर हम टिचनर के बारे में बात करेंगे.